तो लगातार ये बड़ी खबरें जारी है। इराक में जो कुछ चल रहा है, ईरान में, वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस टेलीकास्ट में जुड़ने वाले हैं। बारी बारी से उनका परिचय भी कराते रहेंगे, चर्चा भी करते रहेंगे। अभी जो मेरे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आरती टिक्कू जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। जनरल सैयद अतरा हसनैन हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। डिफेंस एक्सपर्ट है और जितना अच्छा मिडल ईस्ट को समझते हैं हसनैन साहब, मेरे ख्याल से बहुत ही कम वॉइसेस इंडिया में होंगी। कमर आगा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत अच्छे से ईरान के बारे में जानते हैं, समझते हैं। प्रोफेसर राजीव नैन, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और सरफराज से भी, दुबई से भारतीय पत्रकार है, वो भी मेरे साथ सरफराज जुड़ रहे हैं। तो एक अपडेट आपकी सबसे पहले एक बार सरफराज से ले लेता हूं और फिर हम इस चर्चा को खोलते हैं। सरफराज, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, दुबई पे कई जगहों पर वीडियो सामने आ रहे हैं, इंटरसेप्ट किया गया है ड्रोन्स को, मिसाइल्स को। क्या सिचुएशन अभी आप वहां पे देख रहे हैं सरफराज? सुमित जी, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार आप बता रहे हैं कि हालात कैसे हैं, और चूंकि आप विदेश की नीति को भी और विदेशी कवरेज को भी बहुत अच्छे से कवर करते आए हैं, क्योंकि कल तक जब अबू धाबी में जब अटैक हुआ था उसके बाद थोड़ा सा माहौल टेंस हुआ था, लेकिन रात होते होते ये चीजें बढ़ती चली गई। और जब खबर मिली कि खमेनी की मौत हो गई है, उसके बाद दुबई में भी अलर्ट हो गया, सभी के मोबाइल पर अलार्म बजना शुरू हो गया और उसके बाद में सभी लोग चौकस हो गए। जो वीकेंड का वक्त था दुबई में, आप जानते हैं कि वीकेंड पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लोग अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तों के साथ जगह जगह जाते हैं, अपने परिवार को एंजॉय करते हैं, लेकिन वैसा नहीं दिखाई दिया। लेकिन लोग अपने घरों में सुरक्षित जरूर हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर जो हालात हैं, जो लोग दुबई या यूएई में थे वो अलग अलग जाना चाहते थे, वहां पर सारे बंद हैं, और उसकी वजह से लोगों में पैनिक जरूर क्रिएट हुआ एयरपोर्ट की साइट पर। और एक के बाद एक धमाके की खबरें जरूर मिल रही हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाई है कि वो धमाके किस बात के हैं। क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद हूं, मेरे यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर यूएस बेस है, और उससे पहले भी धमाके सुनाई दिए थे। क्योंकि जब मैं आपसे कुछ घंटों पहले बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नजदीक में होटल में रुका हुआ था, 58 फ्लोर से, तो लगातार सरफराज देख रहे थे कि जो पब्लिक है इसकी तरह अपने तरीके से है। क्योंकि आप जानते हैं कि दुबई जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस हब है। यहाँ हर दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऑफिसेस हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, और हर कंट्री के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर जरूर होते हैं। तो मुझे लगता है कि यूएई के जो संबंध है वो सबके साथ बहुत बेहतर है, लेकिन यूएई के साथ जो ड्रोन, जैसा आपने जिक्र किया कि ड्रोन जा रहे थे उनको। सरफराज, आप शायद आउटडोर कहीं हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं आपकी तस्वीरों को जो देख पा रहा हूं, शायद आप बालकनी में हैं या लॉन में कहीं खड़े हैं। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं अपने कैमरे को अगर आप पैन कर दें और दिखाएं कि एटमॉस्फेयर कैसा है वहां पे? बिल्कुल सुमित जी, आपने, हाँ बिल्कुल सुमित जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये इस समय मैं दुबई के एक जो बुर्ज खलीफा है वहां से थोड़ी सी दूर 10 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ हूँ। ये ऑफिसेस देखेंगे आप, संडे का दिन है, चूंकि ये सारे ऑफिसेस खाली भी है, हाउस भी है जी। और आप जानते हैं कि दुबई को बहुत अच्छे से कि अगर बिल्डिंग है तो 20 फ्लोर तक उनके ऑफिस होते हैं, 20 फ्लोर पर उनके दफ्तर होते हैं। ये देखिए, संडे का माहौल है, संडे के माहौल के बावजूद भी लोग आवाजाही है, और ये मेन रोड है यहाँ का। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो ये मेन रोड है, आवाजाही है, लोग अपने तरीके से अपने घरों में है, सुरक्षित है। और जो ये पूरा नजारा आप देख रहे हैं, ये पूरा नजारा, चूंकि हम खुद बड़ी बिल्डिंग में मौजूद थे, 50 में खुद वहां वहां से निकलकर 25 से ये तमाम जो नजारे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दुबई के नजारे आपको देख सकते हैं। आप यहाँ भी देखिए कि जो गाड़ियां हैं, आसमानों में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल। कोई मिसाइल, कोई ड्रोन दुबई की तरफ, आप जहां पे आप हैं वहां से आप नहीं देख पा रहे हैं, कोई इसी तरह की आवाज आप नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं, अब से थोड़ी देर पहले कुछ धमाकों की आवाज आई थी, लेकिन वो धमाके किस चीज के थे ये समझ में नहीं आया है। क्योंकि अभी यूएई सरकार ने नहीं बताया कि वो धमाके किस चीज के थे। लेकिन लोग जो हैं वो सब अपने जैसे अपने घरों में होते हैं, अपने काम धंधों में होते हैं, क्योंकि संडे का दिन है, तो अमूमन लोग अपने घर के साथ, परिवार के साथ तो होटल में मौजूद हैं या घरों में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में इंडियंस दुबई जाते हैं घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। वीकेंड पे बड़ी संख्या में वहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहां गए हैं और फंस गए। कुछ को तो मैं निजी तौर पर जानता हूं जो वहां पे रहकर फंस गए, और फंस इसलिए गए कि तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस कैंसिल हो गए हैं। जो रास्ते हैं वो बंद हैं इस वक्त पे। दुबई एयरपोर्ट पर क्योस की खबरें भी लगातार कुछ इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है। कुछ जगहों पर ड्रोन को जहाँ इंटरसेप्ट किया गया वहाँ पे उसका असला गिरा है आके, वहाँ पर ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आई हैं दुबई से।
लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है सरफराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दुबई जैसा आपने कहा दुनिया की इकोनॉमिक कैपिटल है आज की डेट में, हर बड़ा दफ्तर, हर बड़ा सीईओ, हर बड़ा ऑफिस वहां पर मौजूद है किसी ना किसी फॉर्म में। क्या किसी तरह का कोई पैनिक है? क्योंकि वहां की जो रिजीम है और आज की तारीख में ईरान की जो रिजीम है, इनके बीच नहीं बन रही है, इसीलिए इसको निशाना बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सुमित जी, चूंकि आप खुद बहुत करीब से यहाँ की सिचुएशन को जानते हैं और आप ये जानते हैं कि जिस तरीके से हम और आप लोग इंडिया में खबरें करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं, सोशल मीडिया के जरिए लगातार पोस्ट हो जाती है, वो ऐसा यहाँ नहीं होता है। चूंकि जब तक सरकार किसी चीज को, लोगों के अंदर थोड़ा सा डर का माहौल इसलिए है चूंकि मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो कितने दिन चलेगा, उसके हालात कैसे होंगे, जी हाँ, लोग अपने घर जाना चाहते हैं। तो मीडिया फ्रेंडली शहर है और ठीक है। बार बार सिग्नल टूट रहा है आपके कनेक्शन का सरफराज, हम समझ सकते हैं सिचुएशन कैसी है। हालांकि दुबई डायरेक्टली वॉर जोन में नहीं है, पर इंपैक्ट तो दुबई को झेलना पड़ा है और ये लगातार तमाम रिपोर्ट्स में हम आपको दिखा भी रहे हैं। और एक्सपर्ट के पास चलेंगे, ईरान के हालात पे भी चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैं बता रहा था कि जनरल अता हसनैन साहब मेरे साथ। जनरल साहब, खामेनेई के बाद, अब खामेनेई तो नहीं है, खामेनेई के बाद की नेक्स्ट रिजीम के बारे में भी तमाम घोषणाएं कर दी गई हैं, नई लीडरशिप सामने आ गई है, लेकिन जो टॉप 40 थे, कहा गया इजराइल की तरफ से कि उनको इवैक्यूएट कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, माफ़ करिएगा। अब ऐसे में अब आप क्या समझते हैं, ये सिचुएशन ईरान कितने दिनों तक कंटिन्यू कर सकता है, जो अभी वो कतर पे, बहरीन पे, दुबई में अटैक्स कर रहा है अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पर? शुक्रिया बहुत बहुत पहले समीर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। मैं समझता हूँ बड़ी गंभीर सी स्थिति बनी हुई है इस वक्त, और ये सबको इसका महसूस सबको होगा कि एक बहुत गंभीर किस्म की एसिमेट्री है ईरान की मिलिट्री काबिलियत में और अमेरिका और इजराइल की जो मिलिट्री काबिलियत है। मिलिट्री काबिलियत इस हालत में ये हुई है कि इतना इंटेंस टेक्नोलॉजिकल और आप समझिए इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन शायद दुनिया में कभी किसी शहर, किसी जगह पर नहीं देखा होगा, और उसकी वजह से ये एलिमिनेशन हुआ है। मगर अगर आप थोड़े दिन साल पहले के बारे में सोचें तो 2019 से ये शुरुआत जो हुई थी IRGC को टारगेट करने की, जब सुलेमानी साहब को, जनरल सुलेमानी को एलिमिनेट किया था, तब से लेकर आज तक अगर आप गिनती करें तो IRGC की टॉप लीडरशिप ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो है न्यूट्रलाइज हो चुकी है। तो आप इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि अब नई लीडरशिप आए, उसको भी टारगेट किया जा सकता है। और जिस तरह के ट्रैकिंग सिस्टम अमेरिका के पास इस वक्त है, हम देख रहे हैं कि इस हालत में 40 टॉप मिलिट्री लीडर्स अपने राष्ट्रपति के साथ, अपने सुप्रीम कमांड लीडर के साथ वहां बैठे हुए, इसके बाद में बारे में कोई उनको वार्निंग नहीं थी और उनको एलिमिनेट कर दिया गया इस तरह से। तो ये काबिलियत जो है ये जारी होगी और रखी रहेगी, जो इसलिए ईरान को ये सोचना पड़ेगा कि आगे इस लड़ाई का कोई फायदा होगा। अगर मैं जनरल साहब आपसे